आपका चुनाव चल रहा है, आपको नुकसान हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी के गद्दारों का झूठा समर्थन नहीं चाहिए। गद्दारों की वोट से चुनाव जीतना मैं भी पाप समझता हूं। ये लोग धोखेबाज हैं, मेरे साथ ना ये थे, ना हैं और ना हो सकते हैं। उन्हें भरोसा ही नहीं। इस गद्दारी की सजा जिस प्रकार कांग्रेसी पूर्व विधायक को 6 साल के लिए निष्कासित करके पार्टी ने दी है, उसी प्रकार इनको भी सजा मिलेगी। ये कहना है राजेश नागर के सारथी बने कृष्ण की सेना भी नहीं चाहती कि विधायक जीते, वरना उनकी टिकट भी खतरे में पड़ सकती है। फरीदाबाद की राजनीति बदलाव लेने के मूड में है। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपने समझनी होगी कि कांग्रेस का भीतरघात भाजपा को फायदा करता है, लेकिन भाजपा वालों का भीतरघात भाजपा को नुकसान नहीं करता। वो जानते थे कि चुनाव के पीक समय पर, जब चुनाव का अंतिम क्षण चल रहा होगा, तब भाजपा के स्थानीय नेता भीतरघात कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने पहले से ही रणनीति के तहत बी प्लान और बी टीम को तैयार कर दिया था। कांग्रेस के बहुत ही कद्दावर नेता माने जाते थे, जिन्होंने 20 साल तक कांग्रेस का झंडा उठाया था, कांग्रेस की वकालत करते थकते नहीं थे। राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, हुड्डा जी को और दीपेंद्र जी को इस प्रदेश और देश का भविष्य बताते थे। आज उनको 6 साल के लिए टर्मिनेट होने का पत्र मिल गया, यानी 6 साल के लिए वो कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर सकते। अब उनके पास रास्ता क्या है? दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार, मैं आपके साथ सत्यपाल। इस वक्त चुनाव अपने स्वभाव पर है। जोड़ तोड़, पार्टी छोड़, मना मनी और नाराजगी का सिलसिला लगातार चल रहा है। कोई कमजोरी से तो कोई मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। कहीं स्थिति स्पष्ट तो कहीं स्थिति और ज्यादा उलझ रही है। प्रत्याशियों की हार जीत करवटें बदल रही हैं, किधर रुकेंगी कहा नहीं जा सकता। इसी कड़ी में तिगांव विधानसभा से एक बड़ी खबर मीडिया और राजनीतिक चर्चाओं का विषय बनी हुई है, जिसका अनुमान भी पहले ही लगाया जा रहा था। अब वही होता हुआ दिखाई भी देने लगा है। तिगांव विधानसभा भीतरघात यानी पार्टी गद्दारी का सबसे बड़ा गवाह बनने जा रहा है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि तिगांव में सबसे ज्यादा पार्टी के साथ भीतरघात होता है, बेशक वो कांग्रेसी हो या भाजपा। अब की बार एक बार फिर यहाँ ये स्थिति बन गई है कि अब की बार तो खुलेआम भाजपा नेता भाजपा प्रत्याशी की खिलाफत करने लगे हैं। आपने खबरें भी सुनी हैं कि भाजपा के नेता भाजपा कार्यालय पर आपस में लड़ पड़े और दोनों में जुत्तम पत्रम होने से बच गए तथा एक दूसरे को देख लेने की धमकी देते हुए नजर आए। मामला इतना तूल पकड़ गया कि कृष्ण की सेना ही नाराज हो गई और विधायक के कार्यक्रम को छोड़ करके निर्दलीय प्रत्याशी के साथ खुलकर नजर आने लगे, जिसके बाद कयास और अनुमान लगाए जाने लगे कि भाजपा के लिए मुसीबत हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 2019 की तरह कृष्ण की सेना निर्दलीय के साथ नजर आएगी और भाजपा नेता को नुकसान उठाना पड़ सकता है? तो आप बिल्कुल गलत हैं। इसका सही जवाब आज मैं इसमें आपको देने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा और एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि ये मैसेज इस पूरी जनता के पास जा सके। इसका असल सच आने वाले चुनावों में क्या हो सकता है, इसका असल सच क्या है, इसका असर क्या होगा, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। ये भी हम आपको बताएंगे। हम आपको आज बताएंगे कि तिगांव की सीट किस आधार और किस तथ्य और आंकड़ों पर भाजपा जीतने जा रही है। सबसे पहले भाजपा के साथ सरफुटअव्वल का कारण और उसके असर पर बात करेंगे। जैसा कि आप भी जानते हैं कि फरीदाबाद भाजपा में 2 गुट काम करते हैं, ये जग जाहिर है, इसे छिपाया नहीं जा सकता, जो एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोकने में जी जान लगा देते हैं। यही इस बार भी हो रहा है। हुआ यूं कि जब मुख्यमंत्री को नवीनगर इस्माइलपुर में बुलाए जाने की तैयारी चल रही थी, तब सभी वार्ड पार्षदों, निवर्तमान पार्षदों और साथ में जो कार्यकर्ता हैं संगठन के, जो यहाँ के लोगों को बुलाया गया और विशेषकर निवर्तमान पार्षदों से ये पूछा गया कि आप बताओ कितने आदमी लेकर के आओगे। तो एक निवर्तमान पार्षद ने कहा मैं 1000 आदमी लेकर के आऊँगा, दूसरे ने कहा मैं 500 लेकर के आऊँगा, किसी ने कहा मैं 700 लेकर के आऊँगा और यूँ करके करीब करीब 4-4.5 हज़ार लोगों को वहाँ जुटाने की तैयारी की गई और कुर्सियाँ लगाई गई और टेंट लगाया गया। लेकिन राजेश नागर, जैसा कि वो जानते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या हो सकती है, निवर्तमान पार्षद किस तरह का माहौल बना सकते हैं,
इसी तैयारी में उन्होंने बी टीम को तैयार किया और लोगों को जुटाने की प्लानिंग की गई। हुआ भी यही जो वो सोच रहे थे। जब भीड़ जुटनी थी, समय नजदीक आ रहा था, तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से 15 मिनट पहले तक निवर्तमान पार्षदों का एक भी आदमी, मैं कह सकता हूं 5 से 10 आदमी वहां पहुंचे थे। जो हजार 500 आदमी लिखवाने वाले पार्षद थे, वो कोई भी आदमी लेकर के नहीं आए। हो सकता है कि वो ये सोचते हों कि एक बार इस कार्यक्रम को फेल साबित करा दिया जाए, कुर्सियां खाली करा दी जाएं और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को यहां से रद्द करा दिया जाए, ताकि ये पूरा का पूरा जो ढीकरा है वो इस विधायक के सर फूट जाए और उनकी हार सुनिश्चित हो जाए और वो लोग अपने मुकाम में सफल हो जाएं। हो सकता है ये रणनीति रही हो, इसीलिए बताए गए व्यक्तियों के अनुसार 1,000 व्यक्ति, 500 व्यक्ति जो उनको लाने थे वो नहीं लाए। लेकिन राजेश नागर अब चतुर और चालाक और समझदार राजनीतिक हो चले हैं। उन्होंने बी टीम को तैयार रखा था और उन्हें ये पता था कि हो सकता है ये निवर्तमान पार्षद यहाँ लोगों को लेके ना आए और मेरा कार्यक्रम खराब हो जाए, इसलिए उन्होंने बी टीम को तैयार रखा हुआ था। अपने और साथियों के साथ 500, 400 लोगों को तैयार करके और एक किसी फार्म हाउस में रोक के रखा हुआ था। खाना पीना खिलाया जा रहा था, जो सूत्रों से हमारे पास खबर है, ये देखने के लिए कि आखिर लोग किसके आते हैं, क्योंकि ये देखा जाता है कि निवर्तमान पार्षद खाली हाथ उठा करके चले आते हैं कार्यक्रम में, और जब भीड़ के बारे में बात होती है तो भीड़ कह देते हैं ये जो भीड़ है ये मेरी है, वो दूसरा कहता है ये भीड़ मेरी है। इसी पोल खोलने के लिए राजेश नागर ने इस चाल को चला कि सारे लोगों को एक किसी फार्म हाउस के अंदर, किसी बारात घर के अंदर रोक लिया गया, उनको आने नहीं दिया गया। और फिर उसके बाद विधायक और जो अभी प्रत्याशी हैं भाजपा के राजेश नागर, उन्होंने एक एक निवर्तमान पार्षद से पूछा कि आप बताओ आप कितने आदमी लाए हो, खड़े कराओ, क्योंकि पंडाल में आदमी नहीं थे, वो नहीं बता पाए कि हम आदमी कितने लाए हैं। किसी के 5, किसी के 10 आदमी निकले और यहीं से राजेश नागर का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने उन निवर्तमान पार्षदों को खूब जम के खरी खोटी सुनाई और ये कहा कि तुम धोखेबाज हो, तुम गद्दार हो, तुम मेरी मीटिंग खराब कराना चाहते हो। मीटिंग खराब हो जाती अगर बी प्लान तैयार नहीं होता। तभी फोन किया गया, वहां से लोगों को निकाला गया। आनन फानन में मात्र पिछले 15 मिनट में जैसे ही मुख्यमंत्री पहुंचने वाले थे, ठीक उससे पहले वहां 3 से 4 हजार लोगों की भीड़ अचानक से पहुंच गई और ये सभी लोग हैरान थे। ये मीडिया में भी चर्चाओं का विषय बना कि अभी तक सारी कुर्सी खाली थी, आखिर 15 से 20 मिनट में ये लोग कहां से आ गए। किसी ने कहा ये भाड़े की भीड़ थी, किसी ने कहा बसें लगाई गई थी। ऐसा कुछ भी नहीं था। उन लोगों को यहाँ के जो पैरेलल बी टीम काम करती है, उन्होंने अपने लोगों को निकाल करके किसी फार्म हाउस में रोका हुआ था और अचानक उनको लाया गया ताकि कार्यक्रम सफल हो सके और अंततः मुख्यमंत्री का कार्यक्रम उन निवर्तमान पार्षदों के बिना ही सफल हो गया। और यहीं से राजेश नागर ने वो दिखाया आईना उन लोगों को जो कहते थे कि हमारे द्वारा भीड़ आती है, और यहीं से राजेश नागर अपनी इस चाल में सफल होते हुए उत्साहित हो गए। सवाल ये हुआ कि भाई नाराज हो गए हैं, ये खबरें दी गई तो राजेश नागर ने बड़े ही स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि मैं आखिर इन लोगों को क्यों भाव दूं, क्यों इन लोगों के भरोसे रहूं। जब इन्होंने गद्दारी ही करनी है तो बेहतर ये होगा कि मेरे से ये दूर चले जाएं, मेरे कार्यक्रमों में सम्मिलित ही ना हो। और इसी की अगली कड़ी में अगले ही दिन, क्योंकि एक कार्यक्रम और होना था, मनोज तिवारी को आना था और फिर यही चुनौती थी कि आखिर लोग कैसे आएंगे, क्योंकि एक दिन पहले तो अभी कार्यक्रम भी हुआ है। और इसी का फायदा उठाने के लिए निवर्तमान जो पार्षद थे वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा हम इनके साथ काम नहीं करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जब राजेश नागर ने ये कहा कि अमुक निवर्तमान पार्षद गद्दार और भ्रष्टाचारी है, झूठा है, इसको तुमने यहाँ क्यों बैठा रखा है, ये पार्टी का गद्दार है, तो तू मैं हुई। और तू मैं के बाद नतीजा ये निकला कि सारे के सारे निवर्तमान पार्षद जो इनके समर्थक थे, जो दूसरे गुट के थे, वो सब के सब नाराज हो गए और उन्होंने आने से मना कर दिया। राजेश नागर ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है, अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो मेरे पास बी टीम तैयार है और ये हम दिखाएंगे आने वाले मनोज तिवारी के कार्यक्रम में। मनोज तिवारी के कार्यक्रम में मंत्री जी को भी पहुंचना था, लेकिन वो भी नहीं पहुंचे। बावजूद उसके 4-4.5 हजारों का भारी हुजूम वहां एक बार फिर जुट गया और राजेश नागर की बी टीम लगातार सफलतापूर्वक एक बार फिर सफल कार्यक्रम कराने में सफल हो गई। और यही सबसे बड़ा तमाचा उन लोगों के ऊपर था जो ये मान के चल रहे थे कि भीड़ सिर्फ हमारे बुलाने से आती है।
जब हमने भाजपा प्रत्याशी राजेश नागर से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने क्यों निवर्तमान पार्षदों के साथ इस तरह की अभद्रता की, आपका चुनाव चल रहा है, आपको नुकसान हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी के गद्दारों का झूठा समर्थन नहीं चाहिए। गद्दारों की वोट से चुनाव जीतना मैं भी पाप समझता हूं। ये लोग धोखेबाज हैं, मेरे साथ ना ये थे, ना हैं और ना हो सकते हैं। उन्हें भरोसा ही नहीं है, इसलिए इनकी असलियत थी जनता के सामने लाना मेरा एक कर्तव्य था, इसलिए मैंने ये किया। ये भाजपा के गद्दार ही नहीं, ये जनता के साथ धोखेबाज भी हैं। इनके बारे में मंच पर ना आने से तथा मेरे साथ ना रहने से मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। इसीलिए सच के लिए मैंने सार्वजनिक बेइज्जती कर इन लोगों का सहयोग नहीं लिया है। दुनिया जानती है कि लोकसभा में कांग्रेस ने भाजपा का साथ दिया था, तो विधायकी में भाजपा वाले कांग्रेस का साथ देते हैं, यह जग जाहिर है, किसी से छुपा नहीं है। इस गद्दारी की सजा जिस प्रकार कांग्रेसी पूर्व विधायक को 6 साल के लिए निष्कासित करके पार्टी ने दी है, उसी प्रकार इनको भी सजा मिलेगी, यह कहना है राजेश नागर का। दरअसल बात सत्ता सुख भोगने से जुड़ी हुई है। दूरगामी परिणामों के आधार पर राजनीति की विसात बिछाई जाती है। राजेश नागर के सारथी बने कृष्ण की सेना भी नहीं चाहती कि विधायक जीते, वरना उनकी टिकट भी खतरे में पड़ सकती है। फरीदाबाद की राजनीति बदलाव लेने के मूड में है, एक दूसरे को राजनीतिक मात देने का खेल चल रहा है। बावजूद इसके भाजपा विधायक मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनावी माहौल में भी भाजपा विधायक का इतना सख्त रवैया या सख्त रुख यह दर्शाता है कि उनकी रणनीति कारगर है। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपने समझनी होगी कि कांग्रेस का भीतरघात भाजपा को फायदा करता है, लेकिन भाजपा वालों का भीतरघात भाजपा को नुकसान नहीं करता। यह पूर्व के हुए चुनावों में देखा गया है। भाजपा का कैडर वोट किसी स्थानीय नेता से प्रभावित नहीं होता। उसे वोट अगर वहां देना है कमल के निशान पर तो देना है, चाहे कोई भी मना करता रहे, चाहे कोई भी हां करता रहे, क्योंकि भाजपा का वोट भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है, न कि यहां के स्थानीय नेताओं के साथ। अगर बन रहे राजनीतिक समीकरणों पर बात करें तो भाजपा के प्रत्याशी बड़ी जीत की ओर अग्रसर हैं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी वोट का ध्रुवीकरण चारों तरफ हो रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ। कांग्रेस प्रत्याशी हो या आम आदमी पार्टी और बसपा प्रत्याशी या फिर दो निर्दलीय प्रत्याशी सीधे सीधे सत्ता विरोधी वोटों का बंटवारा कर रहे हैं, जिसके कारण विपक्ष की ताकत कमजोर हो रही है और सत्ता पक्ष मजबूत और ज्यादा मजबूत हो रहा है। जो भाजपा के नेता बगावती रुख अख्तियार कर रहे हैं, उनसे भाजपा के नुकसान की वजह और ज्यादा फायदा नजर आ रहा है। जो अंदर की बात है, शायद इस समीकरण को भाजपा प्रत्याशी भली भांति समझ चुके हैं, इसीलिए उन्होंने पार्टी विरोधी लोगों के साथ सख्त रुख अख्तियार किया हुआ है। वो जानते थे कि चुनाव के पीक समय पर, जब चुनाव का अंतिम क्षण चल रहा होगा, तब भाजपा के स्थानीय नेता भीतरघात कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने पहले से ही रणनीति के तहत बी प्लान और बी टीम को तैयार कर दिया था, जिसका नतीजा यह निकला कि स्थानीय निवर्तमान पार्षदों तथा भाजपा नेताओं के सहयोग और समर्थन के बिना मुख्यमंत्री तथा सांसद मनोज तिवारी की सफल मीटिंग हो सकी। भाजपा प्रत्याशी की बी टीम ने मोर्चा संभाला और जन समर्थन जुटा डाला। अगर भाजपा प्रत्याशी इन नेताओं के भरोसे रह जाते तो कार्यक्रम तो फेल होता ही होता, बड़ा नुकसान भाजपा के प्रत्याशी को उठाना पड़ जाता। अब स्थानीय नाराज नेताओं की सांसें अटकी हैं। भाजपा विरोधी गतिविधियों के बावजूद भी भाजपा प्रत्याशी चुनाव जीत गए तो उनके राजनीतिक जीवन पर संकट के बादल छा गए हैं। उनके पास भी भाजपा के सिवा कोई विकल्प नहीं है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि भाजपा प्रत्याशी ने अपनी कुशल राजनीति चालों से पूरे के पूरे भाजपा वोटों और समर्थकों पर मजबूत पकड़ बना ली है। बस देखना ये होगा कि इस सामाद के खेल में किसका पलड़ा भारी होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि राजनीति अनिश्चितताओं का खेला है, बेबड़ों का मेला है। कब कौन किसके साथ होगा कोई कुछ नहीं जानता। जो ललित नागर
कांग्रेस के बहुत ही कद्दावर नेता माने जाते थे, जिन्होंने 20 साल तक कांग्रेस का झंडा उठाया था, कांग्रेस की वकालत करते थकते नहीं थे, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, हुड्डा जी को और दीपेंद्र जी को इस प्रदेश और देश का भविष्य बताते थे, आज उनको 6 साल के लिए टर्मिनेट होने का पत्र मिल गया। यानी 6 साल के लिए वो कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर सकते। अब उनके पास रास्ता क्या है? अगर राजनीति करनी है, या तो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं और वहां जाकर के उन बड़े बड़े नेताओं की दरिया बिछाएं, या फिर उन छोटी मोटी पार्टियों में दर दर की ठोकरें खानी पड़े, क्योंकि पार्टी से निकलने के बाद आसानी से जगह स्टेबल नहीं होती है। कारण बड़ा स्पष्ट है कि नीतियां हैं, विचारधारा है। आपकी विचारधारा कांग्रेस से मिलती थी, इसीलिए आप कांग्रेस में थे। अगर आप मजबूरी बस, स्वार्थ बस भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य पार्टी में चले भी गए तो आपकी विचारधारा मेल नहीं खाएगी, दम घुट घुट कर आपको रहना पड़ेगा। यही है राजनीति। आज कोई किसी के साथ है तो कोई दूसरे के साथ। आज जो चुनाव चला गया है वो मुद्दों को छोड़ चुका है। जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उन पर बात हो रही थी, आज जनता उन पर वोट नहीं कर रही है। आज जनता वोट सिर्फ इस बात पर कर रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है या कांग्रेस को वोट देना है, भाई भतीजेवाद को वोट देना है या अपने रिश्तेदार को वोट देना है, मेरे उस अपने सगे संबंधी को वोट देना है या उस व्यक्ति को वोट देना है। आज मुद्दों की बात नग्न हो चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जो मुझे यकीन है, जो मैंने पिछले 7-8 चुनावों से देखा है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी हाल में अपने वोट को डाइवर्ट करना ही नहीं चाहता है। उसकी गली बनी हो या ना बनी हो, उसका आका, उसका नेता चाहे जो उसको कहता हो, चाहे जो फरमान जारी किए जाते हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्थिर रहता है। जब वो जाता है ना बटन दबाने, तो उसे अपना कमल का फूल नजर आता है। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता भटक जाता है, दूसरी पार्टियों का कार्यकर्ता भटक जाता है। जो न्यूट्रल लोग होते हैं, जो पार्टी से नहीं जुड़े होते हैं, वही अपने नेता के कहने पर दिशा बदल देते हैं, अपने विचार बदल देते हैं, अपने वोट को बदल देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वोट को आप कैसे बदलवाओगे? और यही भरोसा, यही उम्मीद शायद आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश नागर को मजबूती दे रही है। और यही कारण है जो उनका इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि ठीक चुनावों के बीच में इतना सख्त फैसला, इतना मजबूती का फैसला उन्होंने लिया है। यकीनन ये चुनाव बड़ा दिलचस्प हो चला है। देखना होगा कि आखिर किसकी होती है जीत, कौन बनता है विधायक। हम अगली पड़ताल पर किसी और क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।